बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। हम चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब के साथ एक हफ्तावार प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हम एक पॉलिटिशियन में, सियासत में एक नई रवायत डाली है, ताकि हम सीजन पॉलिटिशियन जो हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है और वो इस मुल्क को, मुआशरे को बेहतर देखना चाहते हैं। चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब के बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये इंतहाई मुदब्बर हैं, नौजवानों की तरक्की देखना चाहते हैं, इस मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं और कोई सनसनी खेजी दूर दराज़ तक इनके कहीं भी आपको किसी बयान में नज़र नहीं आएगी, किसी मज़ामीन में नज़र नहीं आएगी, किसी टीवी प्रोग्राम में नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे एसेट्स भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनसे आगे आज की नौजवान नस्ल को रहनुमाई भी मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या चल रही है। उस सारे के बावजूद हर तरफ एक पार्टी जो है उसने उद्यम मचाया हुआ है, दूसरे जो है वो कुछ कर रहे हैं, महंगाई का तूफ़ान है, मुल्क जो है कहीं खुदा न खास्ता ये भी बातें आ रही कि डिफ़ॉल्ट की शक्ल में। लेकिन हमारी एलीट जो है, सियासी एलीट हो, मजहबी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या बाकी जितने भी हमारे महकमे हैं बड़े ताकतवर, किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के आम आदमी के साथ क्या बीत रही है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले दिनों मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, सरबराहों से मिले, अपने हम मनसब से मिले। जो पाइपलाइन में मंसूबे थे जिनके ऊपर बातचीत रुकी हुई थी, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं कर रहा था, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे, उन सारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। और आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो रुके हुए मंसूबे थे उन पे भी काम चल रहा है। एक तो इस पे हम बात करेंगे मुनव्वर अंजुम साहब से। दूसरा, जनाब साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सियासत में हमेशा ही, और उन्हें अब सियासत का इमाम भी कहा जाता है, तो वो एक नई तर्ज़ के साथ नई जिद्दत की सियासत लेकर आ रहे हैं। लाहौर में से वो हमेशा अपनी सियासत का आगाज़ करते हैं और नई से नई चीज़ें मुतारफ़ करवाते हैं। उनका बहुत बड़ा कमाल यही है कि वो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, जोड़ते हैं। आज अगर जमहूरियत चल रही है पिछले 12-15 साल से, तो उसमें भी आसिफ़ ज़रदारी साहब का ही कमाल है। तो जनाब चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब, हम हफ्तावार नशिस्त में आपसे फिर दोबारा हाज़िर हुए हैं। आपने गुज़ारिशात सुनी। एक तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो के पास इतनी मुतानत, संजीदगी और मुदब्बर कैसे आ गया कि जबकि हम देख रहे थे कि पिछले जो दौरे हुकूमत में जितने वज़ीर ख़ारजा थे, इतनी कम उम्री में एक तो उन्होंने बहुत अच्छा ये अपना जेस्चर प्ले किया, अपना किरदार अदा किया, बहुत सारे मुल्कों को बड़ी जल्दी से दौरे किए और जहाँ जहाँ हमारे मामला ख़राब थे उनको भी दुरुस्त किया। और आगे चल के भी ज़ाहिर है उनका इसी तरह का कोई तर्ज़ अमल रहेगा। आप क्योंकि इस पार्टी से, पाकिस्तान पीपल पार्टी से आपकी वाबस्तगी भी है और जानते भी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो जितने ये दौरे किए हैं उसके असरात क्या हुए पाकिस्तान को, उसके फ़ायदे क्या हुए? बहुत शुक्रिया ज़मीर फाकी साहब। आप अपना इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात के बारे में आवाम को आगाह करते हैं अपने चैनल के ज़रिए। मैं इसका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि इस मुल्क में वज़ीरे जितने भी आए हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स, वो किसी भी जमात के सरबराह नहीं थे। मैं पहले भी आपके चैनल के ज़रिए बता चुका हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी जब बने थे फॉरेन मिनिस्टर, तो वो किसी जमात के सरबराह नहीं थे। अच्छा जी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाहद आए हैं जो कि एक पोलिटिकल और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, और जो कि खैबर से कराची तक फैली हुई और पूरी दुनिया में इसकी शाखें हैं, पूरी दुनिया में इसकी तंजीमें बैठी हैं। वो सऊदी अरेबिया हो जाए, वो यूएई हो जाए, वो यूके हो जाए, वो अमेरिका हो जाए, वो कनाडा हो जाए, पीपल्स पार्टी की बेस हर मुल्क में मौजूद है। इवन ज़मीन के पैंदे में मुल्क है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया।
जी। वहाँ भी हमारी तंजीम मौजूद है। अच्छा। सो जापान में हमारी तंजीम मौजूद है। तो एक ऐसा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया गया है, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का कमाल है कि उन्होंने खुद इक़्तिदार भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया। जी। वो कमिटमेंट यही थी कि जिसकी जहाँ बड़ी जमात जीती होगी उसको इक़्तिदार बनाने का मौका दिया जाएगा। जब कौमी असम्बली में आइनी तरीके से अदम एतमाद लाकर इमरान सिलेक्टेड को चलता किया, तो लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अदम एतमाद कामयाब हुई हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की वो जमहूरी सोच, जो कि जमहूरियत की खातर हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और इसके अलावा आपने देखा कि शहीदों का कब्रिस्तान आबाद है नोडेरो में। गड़ी खुदा। सो इस तरह की कुर्बानी तो एशिया में किसी के हिस्से में नहीं आई, और ऐसी मिसाल भी कोई नहीं मिलती। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि इंतहाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, जो आने वाले 10 और 15 साल की भी प्रोडिक्शन कर देते हैं, 20-20 साल की प्रोडिक्शन कर देते हैं, 50-50 साल की प्रोडिक्शन तक कर देते हैं, उनको ये समझ आ गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फॉरेन मिनिस्टर बनना इस मुल्क को मजबूती की तरफ भी लेके जाएगा जी। इसकी मुआशी हालत भी ठीक की जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कि कर्ज ले और फिर रीशेड्यूल कराएं और फिर कर्ज में और दलदल में फंस जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में वो गए हैं, वो चाइना में गए हैं, उन्होंने सबसे पहले यही बात की है, नॉट एट विल गो फॉर ट्रेड, हम ट्रेड की तरफ जाएंगे जी। सो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को चेंज करने के लिए पाकिस्तान में ट्रेड बहुत अहम है, रोल अदा करेगा। और तबाही खान ने जो तबाही मचा कर गया है, उसूली तौर पर जो गंद डालता है उसको गंद भी उसी को साफ करना चाहिए था। जो उसने गंद डाल के चला गया और अब रोड पे खड़ा होकर वो हुकूमत को चैलेंज करता है, और उसका जो धरना और उसका जो लॉन्ग मार्च था वो भी अवाम ने देख लिया, और वो रात के अंधेरे में वर्करों को उनके हाल पर छोड़कर खुद पेशावर भाग गया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जगह पे कोई भी पॉलिटिकल जमात होती या पॉलिटिकल लीडर होता, वो कभी भी इस तरह से अवाम को बेयारो मददगार छोड़कर वो पेशावर न भाग जाता। सो इससे साबित ये होता है कि पॉलिटिकल जमात होती है वो आइन पे बिलीव करती है, और जो जिनकी जड़ें अवाम में होती है, क्योंकि आइनी का ही तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी बात कर सकते हैं। और जो लोग खत्ते में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, उनको भी समझ आ रही थी कि अब बिलावल साहब अगर फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तो पाकिस्तान को रिलीफ दिए बगैर गुजारा उनका भी नहीं है। 22 करोड़ अवाम है ये जी। मैं इसको अवाम नहीं कहता, मैं इसको एटम बम कहता हूँ। मैं उस एटम बम को एटम बम कहता। अब की जो अवाम है, अब की जो यूथ है, ये एटम बम है। ये पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन हालात हैं। पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये 22 करोड़ अवाम जो है ये अपना ये पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हों। क्योंकि आप मुझे बताएं ना, दुनिया में देखा, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, जहाँ जहाँ माशी हालात ख़राब हुए वहाँ वहाँ की अवाम कहाँ गई? नेबर कंट्रीज़ में गई। नेबर कंट्रियाँ खुद तबाह बर्बाद हो गई, और ना कि
हमारी नेबर कंट्री है, बल्कि इसके साथ जो नेबर कंट्री है वो भी तबाह बर्बादी की तरफ जा सकती हैं। सो पाकिस्तान का अमन दुनिया के अमन में पोशीदा है। पाकिस्तान की माशी हालात दुनिया के माशी हालात में पोशीदा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में माशी हालात भी होने चाहिए ठीक, और जो कि पीपल्स पार्टी करेगी। और जो रिलीफ उन्होंने लिया है, आपने देखा है कि सऊदीया गए, सऊदीया से उन्होंने तीन अरब डॉलर, और फिर उन्होंने जो अभी इंशाल्लाह अभी जो चाइना के साथ उन्होंने किया 2.3 बिलियन डॉलर का, उन्होंने IMF से कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे 1.5 पे पैसा लिया है। और लोग माने हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ही वजह से, उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से चाइना ने ये इकदाम उठाया है। इवन नून के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर ना होते तो जिस तरह से दुनिया ने उनको वेलकम किया है, इस तरह से कोई वेलकम नहीं करता। सो उनके पीछे एक पूरी जमात है, पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। सो उनको मैंडेट पीपल्स पार्टी की ने दिया है, जो वो मूव कर रहे हैं। अब कल की जो उनके अहम मनसब जो जर्मन की वज़ीर खारजा है वो तशरीफ़ लाई हैं, वो बिलावल साहब के साथ मिली, वहाँ उन्होंने पौधा लगाया। इंतहाई कामयाब मुज़ाकरात उनके साथ हुए कि जर्मन भी आपको पता है कि सुपर पावर रह चुकी है। वहाँ पे जर्मन में भी जो मेरी थोड़ी सी स्टडी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें मैन पावर की और स्किल्ड पर्सन्स की, तो उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई बात हुई होगी इस पर। बिल्कुल, उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू हुई है वहाँ भी ट्रेड की बात हुई है। जर्मन को खुद अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए उनको भी ज़रूरत है। और उनको सबसे ज़्यादा जब जर्मन में प्रॉब्लम आई थी तो पाकिस्तान की मैन पावर वहाँ गई थी भुट्टो साहब के दौर में, और मैन पावर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए हैं भुट्टो साहब के दौर में, वो सब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। वो लोग कहते हैं कि शायद वो वोट बैंक चेंज हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। वो सारा वोट बैंक ये जो कहते हैं कि जो अपना जो उन्होंने EVM लगानी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे कोई हमने तो कहा भाई कितने मुल्कों में कामयाब हुई है, हमें बता दे। अभी तक तो अमेरिका में पूरी तरह से राज नहीं हो सकी, जो कि इंतहाई सिविलाइज्ड कंट्री है। उसके मैं मतलब वहाँ इंग्लैंड ने रिजेक्ट कर दी, कनाडा में रिजेक्ट हो गई। सो किन मुल्कों में राज है। सो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा मुल्क जो हमारी प्रेफरेंस है ना, वो सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो मैं समझ रहा हूँ, जिसकी खातर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो शहादत नोश की, वो यही थी कि यहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनका कीमा किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है वो उनके आगे दीवार बनी थी। और बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क में जमहूरियत ही कंटिन्यू होनी चाहिए। हम 5 साल पूरे कर रहे हैं जमहूरियत, 15 साल हम पूरे कर रहे हैं। अब मुझे ख़तरा अब नहीं है, मुझे ख़तरा 2023 के इलेक्शन का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खुदारा तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ सारी की सारी मिलकर अगर उस खतरे की घंटी को महसूस कर ले तो इकट्ठी हो जाए। मैं इमरान साहब को भी कहूँगा, इमरान खान को भी कहूँगा कि आप भी सोचें, डायलॉग की तरफ आए। और वह हल है डायलॉग। और सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं जी। इसलिए आपको ये काम अपनी हुकूमत में करना चाहिए था। आप तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करते, मुल्क इतनी बुरे मुआशी हालात में ना जाता अगर आप होश के नाखुन लेते। आपने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से मुल्क इतने बुरे हालात में आया। और आप क्या समझते हैं कि पुलों की सेज में अब हुकूमत है, कांटों की सेज हमने चुनी है सिर्फ मुल्क और कौम की खातर। आप तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने पे आ गए थे, आप तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की तरफ चल पड़े थे। मई के महीने में तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाना था। ये मैं आसफ अली जरदारी साहब को कहता हूँ, उनको सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस मुल्क को
उस डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, वरना यहाँ पे तो अनारकी पैदा होना चाहिए थी, अफरा तफरी पैदा हो जानी थी। अभी सर आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको जो खौफ है, जिसका आपने 2-3 मरतबा पहले भी इजहार किया कि 2023 के जो इलेक्शन हैं 2023 के, उसमें जो आप कोई उसमें खदशात देख रहे हैं, तो क्या यही वो खदशात या वो चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने के लिए जरदारी साहब लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं और सियासत को नई जिद्दत देने के लिए लोगों के साथ रब्ते भी कर रहे हैं, बामी मेल जुला मुलाकात भी हो रही है, सबको लेकर इकट्ठा चलना चाह रहे हैं, तो क्या उनकी पॉलिसी क्या है, क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि किस तरह से आगे लेकर वो चलेंगे और उस अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो सिंपल पॉलिसी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करना, आवाम की खुशहाली की तरफ जाना, जमहूरियत को मजबूत करना। जमहूरियत मजबूत होगी, जो लोग इस जमहूरियत को डीरेल करने के ख्वाब देख रहे हैं, जब तक उनके वो ख्वाब नहीं न टूटेंगे, ये मुल्क आगे की तरफ नहीं जा सकता। और वो ख्वाब अब टूटने वाला है। वो टूटेगा कैसे? वो 23 के इलेक्शन जो फेयर और फ्री होंगे, और वो अगर वो हो जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह होंगे, हमने तहिया किया हुआ है कि ये इलेक्शन, क्योंकि 2 पॉलिटिकल जमातें मिलकर उनके मौजूदगी में होंगे, तो कोई इसको अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट लेने के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं करेगा जो पिछले इलेक्शन में होता रहा है। सही है। मैं समझता हूँ कि जो 23 का इलेक्शन है, अगर ये हो जाता है, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हो जाता है इसलिए कह रहा हूँ, तो खदशात तो मौजूद होते हैं ना। मुझे खदशात हैं, एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे खदशात हैं। अगर हो जाता है और हम अगले 5 साल में एंटर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनके ख्वाब टूट जाएंगे, वो मायूस हो जाएंगे, वो अपना रास्ता लेंगे, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, मुल्क मजबूत हो जाएगा, आइन मजबूत हो जाएगा। आइन को हमने मजबूत किया है, हमने 18वीं तरमीम देकर, हमने अपना क्योंकि बलूचिस्तान देकर हमने एक कदम बढ़े थे, उसका फ़ायदा हुआ है। इमरान खान तो चाहता था कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दीजिए, ऐसे ही, ठीक है। हमने सूबों को मजबूत किया, अब हमने बल्दियात को मजबूत करना है। हमने निचले लेवल तक जो है वसाइल का तकसीम मुनसफाना करनी है। जब तक यूथ को आपने रास्ता ना दिखाया, यूथ बहुत बड़ी आपकी है। मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए प्रोग्राम जो है ना वो आने चाहिए। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हम इस लाहौर को आईटी सिटी डिक्लेयर कर दें और यूथ सारी को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए। आपके पास इतनी ज़हीन यूथ है, और सिर्फ मैं समझता हूँ लाहौर सिटी हो, कराची सिटी हो, बड़ी सिटी हो, कराची भी बहुत बड़ी हब है। अगर आप इन 2 शहरों को आईटी सिटी डिक्लेयर करके डिजिटल सिटी डिक्लेयर कर दें, तो उससे आप पूरी यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सही है। और आपका जो है यूथ को एक तो बिजी करेंगे, और कंप्यूटर की दुनिया में पाकिस्तान का जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में डिजिटल जो एक विलेज बनने जा रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये है कि अब वो चीज़ नहीं जैसे पहले एक गांव में होती थी, एक गांव में कुछ चीज़ कोई आ गया तो पूरे गांव को पता चल जाता था। तो अब यही होगा कि कुछ भी होगा, कहीं भी होगा, किसी भी कॉर्नर में होगा, तो पूरी दुनिया को उसका पता चल जाएगा। सो हमें इस टेक्नोलॉजी को फ़ायदा उठाना चाहिए। पहले लोग कहते थे सोना रख लें, गोल्ड रख लें, लेकिन अब क्या रखना चाहिए? नॉलेज। अब नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि ये इनके ज़रिए आपने सीखना है, इनके ज़रिए दुनिया के साथ इन टच होना है आपने। इसकी वैल्यू दिन ब दिन वो ही रहनी है, क्योंकि नॉलेज जो आपने एक्सचेंज करना है वो आईटी के ज़रिए एक्सचेंज करना है। जो आपने दुनिया को सॉफ्टवेयर सप्लाई करना है वो आईटी। आपने देखा इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त इकॉनमी में वो फ्रीलांसर की है। ऐसे ही पाकिस्तान इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें वन ऑफ द मतलब एक मोस्ट पॉपुलर हो रहा है। यस, सो ये अभी तो हमारी मेरा 1.5 बिलियन पे हम लोग खड़े हैं। ये 10-15 बिलियन तो बड़ा आसानी से हम लोग ला सकते हैं इसके ज़रिए। टैक्स रिलीफ इसमें ऑलरेडी मौजूद है, हमारे दौर में दी गई थी, उसको अपना मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे हम लोग।
सो इस आईटी की फील्ड है वहाँ जिसमें आप अपनी यूथ को इंगेज कर सकते हैं। सो बाकी रहेगी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने जो डेरे यहाँ लगाए हैं वो डेरे सर जी जरदारी साहब ने इसलिए लगाए हैं कि आपको पता है कि करारदाद पाकिस्तान भी लाहौर में बनी जी, ठीक है, और यहाँ से तरीके यहीं से तरीके चली। जो खाना लाहौर में पॉपुलर हो जाए वो खाना पूरी दुनिया में पॉपुलर होता है। जो फिल्म लाहौर में कामयाब हो जाए वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब होती है। जो चीज़ जो तहरीक लाहौर में कामयाब हो जाए वो अवाम। सो लाहौर जो है ये ऐसा शहर है, आपने देखा है कि तमाम न्यूज़पेपर्स के ऑनर्स वो उनका तल्लुक लाहौर से है। लाहौर में उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं। 2 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़ लाहौर से बाहर बनती हैं, एक डॉन और एक दी न्यूज़। चैनल्स देख लें, चैनल्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो तजिया नगार हैं, वो सारे आप कैलकुलेट करके उनका तल्लुक आपको 80% आपको लाहौर से मिलेगा कि लाहौर से उनकी लिंक्स मिलेंगे कि वो उनका तल्लुक लाहौर से होगा। सो लाहौर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बुनियाद रखी थी लाहौर में तो हमें पता था कि क्यों हमने लाहौर में बुनियाद रखी। यही वजह थी कि लाहौर से ही हमें कामयाब, और हमने हमेशा से पंजाब से सीटें जीती हैं तभी हम सेंटर में आए हैं। भुट्टो साहब ने भी पंजाब से सीटें जीती थी, बीबी ने भी पंजाब से सीटें जीती थी, और इस मरतबा भी इंशाल्लाह। और हम जो है ना लाहौर जो है, लाहौर के अलावा पूरा पंजाब जो है, इसमें हमारी प्लानिंग, हमारी आगे जो तैयारी है, अपने कैंडिडेट्स हम बड़े अच्छे कैंडिडेट्स को हम ट्रेन कर रहे, ला रहे। लोग टिकटों के लिए एप्लीकेशनें हमारे पास बेशुमार एप्लीकेशनें आ रही हैं जो हमने अपना पॉलिटिशियन की कोई तरबियत के लिए भी कोई आपने कोई बनाया, कोई ऐसा जहाँ पे इनकी कम से कम कोई बेहतर गुफ्तगू सिस्टम, चीज़ों को दुनिया जदीद की तरफ जा रही है, इनको उसके बारे में इल्म हो, कोई ऐसी कोई मतलब अकेडमी तो चले नहीं, लेकिन कोई ऐसी तरबियत गाह जहाँ पर इनको गाइडलाइन दी जाए कि जी आपने आगे जाकर रूल करना है और किस तरह से करना है। देखिए जी, मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ, पार्टी वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। क्या कहा? पार्टी वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। इससे कारकुनों के अंदर जब उनकी ट्रेनिंग होगी और एक तमाम जमातों के, बाकी पार्टियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल पार्टी की एक फ़िलासफ़ी है और जिस तरह से वो अपने कारकुनों को ट्रेन भी करती, क्या कोई बाकायदा कोई ऐसा अदारा बनाने की ज़रूरत नहीं जहाँ पर आपके जो उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर आगे जब उन्होंने हुकूमत में आना है तो उनके लिए कोई तरबियत गाह? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपने इंजीनियर्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बनाई, आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए उनके लिए एकेडमियाँ बनाई जी, आपने फौज के लिए उनकी तरबियत के लिए आपने इदारे बनाए, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई। और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे इस बात का भी अफसोस होता है कि पॉलिटिकल वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं बना, पॉलिटिकल वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा जब तमाम जमातों के लोग अपने अपने मंशूर के तहत वर्कर की डेवलपमेंट के प्रोग्राम में आएंगे और एक क्लास होगी और उसमें तमाम जमातों के लोग बैठे होंगे, तो उससे वर्करों के अंदर बर्दाश्त का मादा भी पैदा होगा, एक दूसरे को कबूल करने का भी मादा पैदा होगा, एक दूसरे पे तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई अगर छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट बना दिए जाएं और ये हुकूमत इसको स्पॉन्सर करे और उसमें सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस को उनमें विजिटिंग लेक्चरार बना दिया जाए, तो इससे एक वर्कर की मुआशरे की तब्दीली के चांसेस नज़र आ सकते हैं और जो आने वाले दौर में इस मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं। सो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हर जमात में ये तो है कि इनके अपने स्टडी सर्कल हैं,
पीपल्स पार्टी में भी स्टडी सर्कल है। स्टडी सर्कल को अपनी अपनी जमातों में, दूसरी जमातों में भी शायद हो, स्टडी सर्कल को भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों की डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए और उसको बाकायदा तौर पर तश्कील देना चाहिए कि हफ्ते में एक क्लास हर यूनिट लेवल पे हो। हफ्ते में नहीं हो सकती, महीने में एक क्लास हर यूनिट लेवल पे हो और वहाँ का जो सीनियर मोस्ट हो, जो उसका नाम ही तरबियती निशिस्त रख दिया जाए, तरबियती निशिस्त रख, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा और वर्करों को एक तो पता चलेगा अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ का, उनको अपनी अपनी पार्टी के मंशूर, बेशुमार वर्करों को मैं जानता हूँ, उनको पता ही नहीं मंशूर क्या है। हालांकि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो इंतहाई मतलब अच्छा मशहूर है। हम तो गरीबों की बात करते हैं, हमने अपना जो गवर्नमेंट मुलाजमों की तरह में हमारे दौर में 150% हमने इंक्रीज़ किया, क्योंकि हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट लोग के जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनका भी उतना ही हक है। और हमने ज़मीनें दी, हमने बेशुमार काम किए, जो कि हम आइंदा भी समझते हैं कि वो काम करेंगे। और अगर हमें आवाम अपना अगले इलेक्शन में, जो कि 100% मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान में आएगी 2023 के इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब। अब जहालत का जो दौर है वो ख़त्म होने को है। उसकी वजह है कि जहालत को ना दुनिया कबूल कर रही है, ना हमारा मुल्क कबूल करेगा। उस हवाले से जो चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब ने बातें की, उनमें से 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त, बाकी भी सारी चीज़ें, लेकिन 2 बातें बहुत ज़बरदस्त हुई। एक ये कि हम अपने नौजवान नस्ल जो है हमारी, जो 60% है इस मुल्क का, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए कुछ काम करें, क्योंकि ये बकौल इनके एटम बम है, लेकिन ये इतनी बड़ी फोर्स है, अगर इनके लिए तरबियत गाहें, इनको स्किल्ड फोर्स बनाया जाए, प्रोफेशनल तालीम दी जाए, तो दुनिया भर में इस कदर जो है लोगों की ज़रूरत है ऐसे लोगों की स्किल्स की, कि पाकिस्तान दिनों में खुशहाल भी हो सकता है और हमारी जो ये वर्क फोर्स है ये दुनिया भर में फैल के काम भी कर सकती है। दूसरी बात, सियासी जमातों में तरबियत गाह, जिनका नाम दिया वर्क डेवलपमेंट फोर्स। और आप देखिए हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं वज़ीर बनते हैं, सीनियर वज़ीर बनते हैं, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म को भी बाज़ औक़ात दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता कि दुनिया जा कहाँ रही है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह की तरबियत गाहें कायम की जाएँ और इनको तैयार कर कर जो है इक़्तिदार में भेजा जाए, ताकि हम बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें, दुनिया के साथ चल सकें और जहालत को शिकस्त दे सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।